हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 4.2 जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में हमने पूर्ण रूप से क्लास 12th का जो NCERT पैटर्न पर जो आधारित गवर्नमेंट मैथ है उसका 4.2 जो जो डिटर्मिनेंट्स चल रहे हैं, जो सारे चल रहे हैं, उसका 4.2 हमने पूर्ण रूप से फिनिश करवा दिया था। तो दोस्तों अगर आपने 4.2 अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कराएंगे। इसमें दिया गया है दोस्तों कि सारणी द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कैसे ज्ञात करती है। जब तीन बिंदु दिए होते हैं तब किस तरीके से जो है उनको हल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसका बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये शीर्ष दिए गए हैं किसी त्रिभुज के, तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, उनके बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं से हमें सारणिकों का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तब निकालेंगे जब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा सारणिक के रूप में। तो जो सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, यहाँ जब तीन बिंदु तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, जब तीन बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 दिए हों तब सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इतनी सी बात है। ये कब है, जब तीन बिंदु दिए होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 यानी पहला बिंदु, उसके बाद x2 y2 दूसरा बिंदु, उसके बाद तीसरा बिंदु x3 y3। ठीक है, उसके बाद जो बगल में 1 1 1 लिख देते हैं यानी 1 1 1 और इसको हल करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम यहाँ आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, जैसे हमें तीन बिंदु दिए हैं, ये दिए हैं तो हम इनको मान लेंगे, ये x1, ये y1, ये x2 y2, x3 y3। ठीक है दोस्तों, ये हमने बिंदुओं को मान लिया है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र आपका ये लिखा है ये सामने, ये यहाँ आप नोट में डाल सकते हैं और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, हर एक सवाल में यही फॉर्मूला यूज होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए 1/2 चल रहा है, 1/2 लिख लो। सारणिक में x1 y1 का दोस्तों मान, x1 का मान है 1 और y1 का मान है 0। ठीक है, 1 0। x2 y2 का मान कितना है, 6 और 0 है। x3 y3 का मान कितना है, 4 और 3 है। ठीक है, लगा दिए सबके मान। अब ये जो 1 1 और 1 ये जैसा है वैसा लिख लो आप इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 तो ये चल ही रहा है साथ में। चलो इसका हम करेंगे प्रसार। क्या करेंगे दोस्तों, प्रसार करेंगे इसका। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस +1 को लिखेंगे +1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 1 के नीचे वाला ये बंद हो जाता है और ये ऊपर वाला बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब हम बंद कर देंगे इन दोनों को तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 0 1
1 3। तो 0 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा यहाँ, माइनस 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों, इतना। ठीक है, इसके बाद अब नंबर आ गया 0 का, पहले प्लस लगाया, अब हम लगाएंगे माइनस। ये क्या है, 0 है, तो 0 के नीचे के ऊपर वाली सब बंद हो जाती हैं और 0 के बीच वाली बंद हो जाती हैं दोस्तों। कितना बंद हो गया, क्या बचा, अब 6 का गुणा करेंगे 1 में, 6 एकन 6, और माइनस 1 का 4 में करेंगे तो 4 एकन 4, यानी 6 माइनस 4 लिख दो यहाँ पे, 6 माइनस 4। अब प्लस माइनस, अब नंबर आ गया प्लस का, किसका, प्लस का। अब कितना है ये प्लस का, 1, तो 1 लिख दो यहाँ, और अंदर देखिए दोस्तों, अब 1 के नीचे का ये बंद होगा और ये बंद होगा, दोनों बंद हो गए। क्या बचा, अब 6 का गुणा करेंगे 3 में, 6 3 18, और माइनस 0 का 4 में करेंगे तो 0, तो 18 माइनस 0 लिख दीजिए दोस्तों यहाँ, 18 माइनस 0। इस प्रकार से हमने इसका प्रसार कर दिया, वही मापांक की तरह है दोस्तों, और आगे कुछ नहीं है। चलिए 1/2 तो चल ही रहा है, अंदर देखते हैं क्या हुआ। 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का -3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, -0 का इस पूरे कोष्टक में करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। इधर 1 का 18 में करेंगे तो हो गया प्लस के 18। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, 18 में से 3 जाएगा, 1/2 को तो लिख लो, और 18 में से 3 जाएगा, या प्लस के ये माइनस के, 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 15। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 एकन 15, 15/2, और इसका मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा, 15/2 वर्ग इकाई। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था, कोई समस्या नहीं थी। हमने फॉर्मूला बता दिया आपको कि जब 3 बिंदु दिए हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 x1/1, x2/2, x3/3 और 1/1। इसमें हमने क्या किया, 3 बिंदु दिए थे, मान लिया पहले को x1/1, x2/2, x3/3, और सबके मान इसमें लगा दिए। जब इसको प्रसार किया, हल किया, तो क्या आ गया, 15/2 वर्ग इकाई। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से समझ में आए। चलिए सेकंड इसका देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड, उसके बिंदु क्या है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड के ये 3 बिंदु क्या क्या हैं, ये हैं x1/1 का मान ये दिया है, मान लेंगे हमें x1/1, ये x2/2 और ये x3/3, ये 3 बिंदु दिए हैं हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोस्तों क्या सूत्र बताया हमने आपको, क्या बताया है दोस्तों, 1/2 सारणिक में x1/1, x2/2 और x3/3, ये आपका सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और यहाँ होता है 1 1 1। ठीक है दोस्तों, हमने फॉर्मूला एक बार पुनः लिख दिया। चलिए रखते हैं इसमें मान, तो क्या होगा, 1/2 है। चलिए सारणिक के अंदर x1/1 कितना दिया है, 2 और 7, 2 7, x2/2 का मान कितना है, 1 और 1। ठीक है, ये x2/2 का मान है, और इसके बाद x3/3 का मान कितना है, 10 8, 10 और यहाँ 8। ठीक है, जो 1 1 1 होता है उसको वैसा का वैसा लिख लो, 1 1 1 लिख गया ना। चलिए इसके बाद प्रसार करेंगे, तो दोस्तों प्रसार करेंगे तो 1/2 तो चल ही रहा है साथ में। चलिए अब हम यहाँ आपको बताते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्लस के 2, कितने, 2। इसके बाद देखो दोस्तों, 2 के नीचे का इसको बंद कर लेते हैं, और इधर बंद हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें बंद होंगी दोस्तों। कौन कौन सी, एक ये और एक ये, दोनों बंद हो गए। ठीक है, क्या क्या बचा, क्या क्या बचा दोस्तों, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में करेंगे, 1 एकन 1 और -8 एकन 8। दोस्तों अगर आपने पहले इधर से कर दिया तो गलत हो जाएगा, पहले हम इधर से करते हैं। 1 का 1 में 1 और 1 का 8 में 8, यानी 1 -8 लिख दो ब्रैकेट में, 1 -8। चलिए लिख गया। ठीक है, अब प्लस के बाद नंबर आएगा माइनस का, कितने हैं ये, -7 ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ब्रैकेट लगाने के बाद में देखो 7 के ऊपर वाले बंद कर लो और इसको बंद कर लो, ये 7 वाला हमने बंद कर दिया।
और इसको बंद कर देते हैं। दोनों बंद हो गए दोस्तों। क्या क्या बचा देखिए आप, अब बचा हमारे पास 1 1 और 10 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे इधर, 1 का 1 में होगा इसका इसमें, ठीक है, और 1 का 10 में होगा, तो 1 का 1 में 1 माइनस 10 एकन 10, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 10। चलिए तीसरे का नंबर आ गया, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 लिखेंगे। अब 1 के नीचे का इसको बंद करो और इसको करो। क्या क्या बचा दोस्तों, ये बचा 1 का 8 में करेंगे तो 8 एकन 8, और 1 का 10 में करेंगे तो 10 एकन 10, यानी 8 माइनस 10। चलिए 8 माइनस 10। अब दोस्तों देखिए कर लेते हैं इसको हल, यहाँ कर देते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कितना आ जाएगा, इसको और हम बता देते हैं आपको। देखो 1/2 तो चल ही रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको देख लेते हैं। 2 है, 1 में से 8 गया दोस्तों, कितना बचा -7, और -7 का जब गुणा 2 में करेंगे तो -7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए 1 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -9, -9 बचेगा। 1 में से 10 जाएगा -9, और -9 का गुणा -7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 7 63, तो प्लस का 63। चलिए इधर करते हैं, 8 में से 10 जाएगा दोस्तों, तो 8 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और -2 का गुणा करेंगे 1 में तो -2 एकन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो 1/2 तो चल ही रहा है, इससे तो अभी कुछ करना ही नहीं है हमें। देखिए -14 और -2 कितना होता है, -16, कितना होगा -16, और ये है 63, तो 63 माइनस 16। दोस्तों 63 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 में से, यानी 13 में से 6 गए 7 बचे, यहाँ 5 में से 1 गया 4 बचे, ठीक है। और ये जो 2 है उसको नीचे कर दो इसके, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ कितना बचा 47, और 47 एकन 47, और बट्टे में 2, इतने वर्ग इकाई, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और दोस्तों यही इसका आंसर है 47/2। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी इसका अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, तो देखिए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है, -2 -3 3, 2 -1 -8, ये बिंदु दिए गए त्रिभुज के शीर्ष, और इनकी सहायता से हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमने इसका सूत्र लिख लिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 x1/1 x2/2 x3/3, और बगल में 1 1 1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें ये बिंदुओं को हमने मान लिया, x1/1 x2/2 x3/3 मान लिया। अब इस फॉर्मूले में हम इनको रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो देखिए दोस्तों रखिए, x1/1 के मान कितने, -2, -3, यहाँ रख दो -2 और -3 रख गए, बगल में क्या है 1 है, 1 लिख दो। इसके बाद x2/2 के मान कितने हैं, 3 2, बगल में 1 है, इसको भी रख दो। इसके बाद x3/3 के मान कितने हैं, -1 और -8, बगल में कितना चलता है 1, इसको भी रख दो। ये 1 तो दोस्तों चलता ही है सर। अब क्या करना है, हम प्रसार करेंगे इसका, तो 1/2। चलिए देखो दोस्तों सबसे पहले आता है प्लस चिन्ह, क्या आता है प्लस, लेकिन यहाँ आ रहा है माइनस, तो यहाँ हम माइनस लिख लेंगे और 2 लिखेंगे। दोस्तों देखिए अब -2 के बगल का ये बंद है और ये बंद है, कितने बचे, 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ देखिए 2 एकन 2, और -8 का इधर करेंगे तो -8। देखिए पहले कैसे, 2 का 1 में किया तो 2 एकन 2 आया, बीच में आता है माइनस चिन्ह। अब 1 का -8 में करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, प्लस बना देगा इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं इधर, प्लस चिन्ह आता था पहले, लेकिन माइनस के कारण माइनस बन गया, प्लस के बाद अब आता है माइनस, लेकिन ये -3 आ रहा है तो ये बन जाएगा प्लस का 3, ठीक है। चलिए इसके बाद तो 3 के नीचे का इसको बंद कर लो और ऊपर वाले को बंद कर लो, ऐसे क्या बचा भाई, ये बचा 3 का 1 में करेंगे 3 एकन 3, ठीक है, और 1 का -1 में करेंगे तो -1। देखिए पहले 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकन 3, -1 का 1 में करेंगे तो -1 होगा, लेकिन ये +1 बन जाएगा। अब पहले प्लस माइनस, अब आएगा नंबर प्लस का, ठीक है, 1 लिख लो ये। अब 1 के नीचे का ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, क्या बचा दोस्तों, 3 का -8 में करेंगे तो -8 कितना हो जाएगा, -24, ठीक है,
देखो ये बंद की गया था और ये की गया था, दोनों यही तो की गए थे। अब -1 का इधर करेंगे 2 में तो -2, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस के 2 हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। देखो दोस्तों ये 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 का गुणा -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस का, ठीक है। 3 और 1 4 और 4 तिया 12 प्लस का है, यहाँ माइनस है ही नहीं। चलिए ये -24 है, ये +2 है, तो दोस्तों कितने बचेंगे -22, और -22 का +1 में गुणा करेंगे तो ये -22 ही रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 1/2, ठीक है, -22 और -20 कितना हो गया दोस्तों -42, कितना हो गया -42, और प्लस कितने लिखे हैं 12, ठीक है। अब देखो दोस्तों 1/2 साथ में चल रहा है, चलने दो, इनटू जो -42 है ये +12 है, तो दोस्तों कितना बचेगा यहाँ बचेगा -30, कितना बचा -30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -30 बच गया है। अब देखिए दोस्तों अब -30 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो ये आ गया -15, कितना आ गया -15, क्योंकि 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार 15 बार, और ये माइनस तो -15 आ गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि ऋण चिन्ह हमें छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऋण चिन्ह छोड़ना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह छोड़ने पर, क्योंकि दोस्तों छोड़ने पर लिख दो या ऐसे लिख दो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई, कितना हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह को हमने छोड़ दिया है और त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख दिया 15 वर्ग इकाई। दोस्तों अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों लिखा है यहाँ कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बिंदु दिया है a, b प्लस सी, b बिंदु दिया है b, c प्लस ए, और c बिंदु दिया है c, a प्लस b संरेख हैं। तो दोस्तों कोई भी 3 बिंदु संरेख तभी होते हैं, एक चीज़ हम यहाँ हल कराने से पहले आपको समझाते हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख तभी होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। दोस्तों अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर रहे थे उनका मान आ रहा था, ठीक है। अब अगर 3 बिंदु दिए हैं और अगर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख हैं। कैसे हैं संरेख। तो दोस्तों यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं संरेख हैं। तो हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे करते आए थे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जैसे यहाँ 15 वर्ग इकाई आया है, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो हमारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु अतः संरेख हैं और यहाँ ये सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए शुरू करते हैं अब हम। तो देखिए दोस्तों ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम इसमें x1/1 x2/2 और ये x3/3 के मान लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर x1 का मान, तो x1 का मान कितना दिया था उसको हम रख देते हैं। तो x1 का मान था वो a है और y1 का मान है वो b प्लस सी है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही x2 का मान b है और जो y2 का मान है वो c प्लस a है, ठीक है। ऐसे ही x3 का मान c और यहाँ है a प्लस b। तो दोस्तों ये x1/1 की वैल्यू है, ये x2/2 की है, ये x3/3 की। अभी हमने केवल वैल्यू रखी है दोस्तों, क्या रखा है वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो 1 1 1 है उसको जैसा है वैसा रख देंगे। चलिए ये हो गया। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको संरेख सिद्ध करना है, तीनों बिंदुओं को संरेख। तो 3 बिंदु संरेख कैसे होंगे जब इसका मान 0 आ जाएगा। चलिए हम इसको और आगे हल करते हैं। 1/2 तो चल ही रहा है ये। देखो अगर हम दोस्तों यहाँ अपना सारणिक का थोड़ा सा जो हमने आपको
गुणधर्म बताए थे, अगर हम उनका प्रयोग कर लें तो और ज़्यादा सरल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर अगर इसका प्रसार करते हैं तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको लेंथी ना करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इसको शॉर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम इसमें एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं जैसे ये C1 है, ठीक है, ये C2 है, तो हम किसी एक पद को और सर्वसम कर ले रहे हैं किसी को। देखिए जैसे अगर हम C1 बराबर C1 प्लस C2 कर दें, क्या कर दें दोस्तों, C1 प्लस C2, इससे क्या होगा दोस्तों, A में ये जुड़ जाएगा B प्लस C, B में ये जुड़ जाएगा C प्लस A और C में जुड़ जाएगा A प्लस B, यानी ये एक जैसा आ जाएगा। और हम इसको उभयनिष्ठ ले करके 1 1 1 बचेगा, ये भी 1 1 1, तो ये हो जाएंगे दोनों स्तंभ सर्वसम हो जाएंगे। देखिए कैसे, आप समझिए, पहले हमने क्या किया, C1 में इसको जोड़ रहे हैं, तो C1 में जब C2 जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C, दूसरा B प्लस C प्लस A, तीसरा C प्लस A प्लस B, जुड़ गया दोस्तों। चलिए इसके बाद इधर बीच में क्या है, B प्लस C लिख दो, इससे तो कुछ किया ही नहीं है, C प्लस A और A प्लस B, और ये क्या है 1 1 और 1। तो हमने दोस्तों क्या परिवर्तन किया है इसमें, C1 प्लस C2 किया है, यानी ऐसा हमें करने पर क्या मिला, ये दोस्तों हमारा C1 में A प्लस B प्लस C एक जैसा मिल गया है। इसको हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ, यहाँ लिखेंगे C1 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, C1 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ लेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लो, क्या आ गया, A प्लस B प्लस C, ये उभयनिष्ठ आ गया। चलिए अंदर क्या बचा उसको और देख लेते हैं। अंदर यहाँ C1 में क्या बचा, 1 1 1, जब तीनों से हमने क्या ले लिया, A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ बचा B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, और इधर 1 1 और 1, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों यहाँ क्या है, अब आप समझना, 1/2 चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 प्लस B प्लस C चल रहा है, इसको भी लिख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसका मान कितना होगा, देखो इसमें ये C1 और C2 C1 और C3 दोनों के मान कैसे हैं, सर्वसम है। और जब ऐसा होता है किसी सारणिक की 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों के मान सर्वसम होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ये गुणधर्म के द्वारा किया हमने, क्या किया है, गुणधर्म के द्वारा। इसका मान क्या हो गया, 0, क्या हो गया इस पूरे का 0, यहाँ लिखेंगे गुणधर्म के द्वारा, गुणधर्म से, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ कारण लिख सकते हैं, क्योंकि C1 व C3 सर्वसम है, कैसे हैं, C1 व C3 सर्वसम है, इसलिए क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया। इसको पूरा और लिख देते हैं, 1/2 का जब इसका पूरे का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे, अतः जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, पूरा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः बिंदु संरेख है, यानी जब हमने बताया था आपको कि 3 बिंदु संरेख तभी होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया, अतः बिंदु संरेख है। हम ये और लिख देंगे यहाँ पर, बिंदु संरेख हैं, ठीक है, और हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तब, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं, ये पहला है, आगे दूसरा है और तीसरा है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो इन बिंदुओं की सहायता से ये जो k दिया है अज्ञात वैल्यू, इसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब हमें इसमें एक फ़ायदा है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, पहले से दे रहा है, चलिए लगा देंगे।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 और बगल में आता है 1 1 और 1। तो ये होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए इसके बाद आगे अब जो बिंदु दिए थे उन्हें लगा देते हैं। और क्या दिया था हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 4 वर्ग इकाई। तो दोस्तों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हम हमेशा यहाँ प्लस माइनस में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस माइनस में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 4 वर्ग इकाई दिया था उसको हमने लिख लिया +-4। ठीक है, इसके बाद 1/2 मान लगा दो x1/1 x2/2 और x3/3 के। तो क्या क्या वैल्यू हैं देखिए। x1/1 का मान कितना है या भी हम आपको बता देते हैं, x1/1 x2/2 और x3/3। तो दोस्तों x1/1 की वैल्यू है k,0, x2/2 की है 4,0। तो पहले 2 लगा दो, k,0 और 4,0। चलिए पहला k और 0, ये 4 और 0। ठीक है, तो लग गए दोनों। ठीक, अब तीसरा बिंदु क्या दिया? x3/3 0,2। चलिए दोस्तों इसको भी लगा देते हैं 0 और 2। और ये बगल में जो 1 1 रहता है इसको यहाँ जैसा है वैसा रख देते हैं, 1 1 और 1। ये हमने जैसा है वैसा रख दिया है। चलिए अब इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे थोड़ा सा हम इसको ये इस तरीके से थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि आपको स्क्रीन पे साफ दिखे। चलिए अब हम स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले करते थे वैसे ही आप करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो देखिए कितना है ये +-4। तो सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखें +-4 तो चल ही रहा है, +1/2 करो दोस्तों। इसको अब कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे प्लस k के ये बंद हो गया बगल में और ये बंद हो गया। कितना बचा? 0 का 1 में करेंगे 0 और 2 1 2, तो 0 - 2। ठीक है, प्लस के बाद अब नंबर आता है माइनस का और ये 0 है तो 0 रख लो। अब 0 के बगल में चाहे कुछ भी आए कोष्ठक में वो तो पूरा 0 होगा, तो इसको मत देखिए। प्लस माइनस अब आएगा नंबर प्लस का, तो 1 है तीसरा वाला, 1 लिख लो। अब इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो। क्या क्या बचा दोस्तों? 4 का 2 में 4 दूनी 8 और 0 का 0 में 0, तो 8 - 0। चलिए हल करते हैं। +-4 चल रहा है ये। चलो 1/2 और देखिए दोस्तों k का 0 में करेंगे 0, k का -2 में करेंगे तो -2k हो जाएगा। ये -0 हटा दो, इसको 1 का 8 में करेंगे तो प्लस के 8 और 1 का 0 में करेंगे 0, हटाओ इसको भी। कितना बचा अब देखिए। अब हम क्या करेंगे? देखो 2 का गुणा इधर कर दो, ये भाग वाली संख्या इधर जाएगी गुणा में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, बराबर 1 का गुणा इधर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2k और +8। दोस्तों यहाँ से अब हम क्या करेंगे? पहले प्लस चिन्ह लेंगे उसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो दोस्तों हमने पहले ले लिया 8 प्लस का, ठीक है, और बराबर -2k + 8 ये लिखा है। इस 8 को हम इधर लाएंगे तो ये 8 है पहले से, ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा और बराबर कितना है? -2k है। 8 में से 8 गया 0, बराबर -2k। ये गुणा वाली भाग में जब पहुंचेगी तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0/-2 0, तो k का मान आ गया दोस्तों 0। ठीक है, चलिए अब हमने एक बार प्लस चिन्ह लिया था, एक बार ले लेंगे माइनस चिन्ह। क्या करेंगे? माइनस चिन्ह ले लेंगे। अब चलिए यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, माइनस चिन्ह ले रहे हैं। चलिए माइनस कितना है? 8 है, तो -8 बराबर ये कितना है? -2k और प्लस के 8। चलो दोस्तों हल करते हैं आगे। ये -8 तो हमारा चल ही रहा है, साथ में इस +8 को जब इधर लाएंगे बराबर किस तरफ, तो ये भी हो जाएगा -8, बराबर कितना बचा इधर? -2k। -8 और -8 मिलके हो जाएगा -16, बराबर -2k। माइनस से दोस्तों माइनस कट गया, खत्म।
और 2 से ये कट गया 8 बार, 2 8 16, तो के बराबर कितना आ गया 8 आ गया दोस्तों। तो के की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो जो के का मान है वो यहाँ पर आ गया दोस्तों 0,8। इस तरह से हमने के की वैल्यू निकाल दी। तो दोस्तों बहुत ईजी था, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगर ये नहीं आया है तो हम इसका अगला और बताते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वो भी ऐसा ही है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट हम आपको और बताते हैं क्या है सेकंड पार्ट में, उसके भी बिंदु दिए गए होंगे। चलिए दोस्तों इसका सेकंड देखिए। सेकंड में ये आपको बिंदु दिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही है 4 वर्ग इकाई दे रहा था इसके लिए भी, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा हम प्लस माइनस में लिखते हैं, इसलिए हमने अपनी मर्जी से प्लस माइनस यहाँ लगा लिया है, क्योंकि 2 मान आएंगे यहाँ पर के। चलिए इसको भी हल करते हैं हम। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो भी अभी सामने आ जाती है। चलो तो क्या क्या है, ये x1/1 है, ये x2/2 है और ये x3/3 है। ठीक है, लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है देख लीजिए एक बार, x1/1, x2/2, x3/3 और 1 1 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है +-4। इसके बाद यहाँ 1/2 और रहेगा, इसको और लगा लो, तो 1/2 और ये वैल्यू रख दो। x1/1 की वैल्यू कितनी है -2,0 है, x2/2 की कितनी है 0,4 है, x3/3 कितनी है 0,k है। लगा दिए सबके मान। ये 1 1 1 है, उसको भी लिख दो। ठीक है दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं। चलिए कैसे, 2 का गुणा कर देते हैं इधर, तो ये हो गया +-8। 1 का इधर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम करते हैं अपना प्रसार। ठीक है, प्रसार कर देते हैं। चलो तो सबसे पहले आता है प्लस, तो ये माइनस है तो माइनस लिख लो 2 कोष्ठक में। भाई इसके सामने ये बंद और ये बगल में ये बंद, क्या बचा 4 एकन 4 और माइनस के एकन के, तो 4 - के। ठीक है, प्लस के बाद नंबर आता है माइनस और ये है 0, तो 0 के बगल में तो सब 0 होगा ही। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब प्लस माइनस और प्लस, लास्ट वाला प्लस का रहता है। चलिए इसको ये बंद कर लो और ये बंद कर लो। क्या करेंगे 0 का के में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 4 का 0 में करेंगे ये भी 0, 0 - 0। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। +-8 ये भी चल रहा है साथ में। यहाँ देखिए कैसे, 1 का 0 में करेंगे ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 है ही, बचा क्या हमारा ये बचा। चलिए -2 का करेंगे 4 में तो -4 दूनी 8, माइनस का माइनस में प्लस में करेंगे प्लस और 2 का के में करेंगे तो 2k। कितना आ गया। चलिए अब यहाँ से हम प्लस चिन्ह लेंगे। देखिए यहाँ लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो दोस्तों देखिए प्लस चिन्ह ले रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ प्लस के 8 लेंगे। कितना प्लस का 8, इधर कितना -8 और प्लस 2k, तो दोस्तों ये 8 है। चलिए -8 को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का 8 और इधर 2k। 8 और 8 कितना हो गया 16 बराबर 2k, 2 8 16। के की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 8 आई। कितनी आई 8 आई के की वैल्यू। चलिए अब लेंगे एक बार माइनस चिन्ह। क्या लेंगे माइनस चिन्ह, यहाँ लिख लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। आप भी यहाँ लिख दीजिए माइनस चिन्ह लेने पर। तो दोस्तों माइनस चिन्ह लेंगे तो देखिए माइनस कितना है 8 है बराबर ये कितना -8 प्लस 2k, इतना ही। चलिए इस -8 को इधर लाएंगे इसके बगल में, तो ये -8 पहले से है, ये वाला माइनस का आएगा वो हो जाएगा प्लस का और इधर बचा 2k। देखो दोस्तों 8 में से 8 यानी -8 + 8 0 हो गया कैंसिल और बराबर 2k। अब ये गुणा वाली ये जो 2 है वो भी भाग में जाएगी, तो k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ 0 आ जाएगा। आता है k की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 2 वैल्यू आई 8 और 0, यहाँ लिख देंगे। आता है k का जो मान आया वो आया 8,0, पहले 8 है बाद में 0 है, तो ये आ गया दोस्तों k का मान। बिल्कुल ऐसा ही था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो तीसरे के दोनों क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला क्या है,
चौथे का पहले में सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 ये दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हल करने से पहले दोस्तों हम आपको इसका एक सूत्र बता दें। दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो ये होता है 1/2 x1 y1 x2 y2। केवल इतना है दोस्तों, इसमें दो बिंदु दिए होंगे तो वो हमें x1 y1 x2 y2 यहाँ रखने हैं और x y यहाँ रखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने x y लिखा है ये इन रेखाओं पर स्थित एक तीसरा बिंदु मान लिया जाता है। यानी इन रेखाओं पर, यानी जो x1 y1 से मिलाकर जो रेखा बनेगी उस पर स्थित एक बिंदु तीसरा मान लेते हैं x, y। तो वही बिंदु हमने यहाँ पर ये इस फॉर्म में लिख दिया है और आपको बता दिया है कि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो ये होता है 1/2 x y x1 y1 x2 y2 और 1 1 1 बराबर 0। चलिए दोस्तों इसमें रख देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 1/2 तो चल ही रहा है, ठीक है। x y, ये तो x y जैसा है वैसा रहेगा क्योंकि रेखा में हमेशा x y आता है। x1 y1 का मान कितना है? x1 y1 का मान है 1,2 1 2। x2 y2 का मान कितना है? 3 6, ठीक है। और ये 1 1 और 1। चलिए बराबर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है, 0 लिख दो, ठीक है। हल करेंगे 1/2 प्रसार करते हैं। सबसे पहले x लिख लो प्लस का ब्रैकेट में, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 2 1 2 और 6 1 6 यानी 2 - 6, तो 2 - 6 लिख देंगे यहाँ। प्लस के बाद फिर आएगा नंबर माइनस का, बाई हो गया ये, और बाई के बगल में क्या है इसको बंद कर लो और ऊपर वाले को बंद कर लो। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 1 1 और 3 1 3 यानी 1 - 3। इसके बाद प्लस माइनस प्लस आएगा 1, तो प्लस 1 आएगा। तो दोस्तों अब 1 के नीचे का ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। देखिए अब 6 1 6 और 2 3 6 यानी 6 - 6। तो इसके बाद आगे और हल करेंगे 1/2। देखिए दोस्तों 2 में से जब 6 जाएंगे तो -4 बचेगा, तो -4 का गुणा x में करेंगे तो -4x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर 1 में से जब 3 जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 का जब गुणा करेंगे -y में तो माइनस प्लस के 2y। इधर देखते हैं दोस्तों +1 है और 6 में से 6 गया 0, 0 का गुणा 1 में करें तो ये रहेगा 0, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये चल रहा है, अंदर क्या है -4x है, ये बराबर में 0 और चल रहा था इसके, इसको भी लिखते आइए, और +2y है और ये +0 को हटा तो बराबर 0। देखिए दोस्तों इसके बाद ये संख्या जो है वो भाग वाली है, भाग वाली उधर जाके गुणा में पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी? गुणा में पहुंच जाएगी, ठीक है। भाग वाली को जब गुणा में पहुंचाएंगे तो 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए इसमें गुणा कर देंगे तो आधा हो जाएगा। ये जैसे 4x है, 4x/2 और प्लस 2y/2 और बराबर 0। देखिए दोस्तों 2 से ये कट गया 2 बार, ये 2 से 1 बार, खत्म। क्या बचा दोस्तों? ये -2x, ठीक है, और यहाँ बचा y बराबर 0। तो इस माइनस वाले को उधर ले चलते हैं तो y बराबर 2x। ये दोस्तों आपका रेखा का समीकरण आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस y को पहले लिख सकते हैं और ये -2x को बाद में लिख सकते हैं, y -2x बराबर 0। तो दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ सही हैं और ये एक रेखा का समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब इसका सेकंड में क्या है, बिंदु 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। तो हमने आपको अभी सूत्र बताया था, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। देखिए आपको बताते हैं, फिर बता देते हैं एक बार क्या होता है उसका समीकरण, ठीक है। तो उसका समीकरण था, यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का
समीकरण। तो क्या होता है 1/2, ठीक है, अंदर x1/1 x2/2, ठीक है, 1 1 1 और बराबर में क्या चलता है 0। चलिए मान लगा देते हैं 1/2 ये x, y है। x1/1 का वैल्यू जो दिया था वो कितना है दोस्तों 3, 1 है, तो 3 और 1। x2/2 का वैल्यू था दोस्तों 9 और 3, इधर 1 1 है, 1 1 लिखते बराबर 0। 1/2 है, अंदर क्या करेंगे हम प्रसार कर दो जैसे करते आए वैसे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं +x, ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, तो क्या बचा 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 1 1 और 3 1 3, यानी 1 - 3, 1 - 3। प्लस के बाद आता है नंबर माइनस का, तो ये -22 हो गया। इसके बाद इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, तो 3 1 3 और 9 1 9, यानी 3 - 9, 3 - 9। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस, अब आएगा +1, 1 के नीचे बंद कर लो और बगल में बंद कर लो, इतना बंद हो गया। तो 3 3 9 और -9, तो 9 - 9 और बराबर क्या चल रहा है 0, 9 है यहाँ। चलिए 1/2 इधर दोस्तों 1 में से 3 गए तो -2 बचे, -2 का गुणा करेंगे x में तो -2x हो जाएगा। इधर 3 में से 9 गए तो -6 बचे, -6 का -22 में करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 6/22। इसके बाद 9 में से 9 गया 0 और 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1/2 -2x और +6/, 0 को हटा दो बराबर 0। ऐसे ही 2 का भाग दे दो इधर, तो -2x/2 और +6y/2 बराबर क्या चल रहा है 0। देखिए 2 से 2 कट गया और 2 से 6 कट गया 3 बार, तो क्या आ गया दोस्तों -x + 3y बराबर 0। इसको सीधा ऊपर करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को, यहाँ कट गया ये और 2 से 6 कट गया 3 बार, तो -x बचा, यहाँ +3y बचा। इसको सीधा करके लिख देंगे तो 3y - x बराबर 0। तो ये दोस्तों आ गया रेखा का समीकरण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों हम आपको न्यूमेरिकल्स को कराने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम आपके नोटिफिकेशन का भी जल्द से जल्द समाधान करेंगे और आगे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्नावली का अब अंतिम क्वेश्चन है, एक और 5वां है, उसको और हल करा देते हैं और इसके बाद ये प्रश्नावली भी पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है उसको भी हम यहाँ आपको फिनिश करवा देते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके शीर्ष बिंदु दिए हैं, तो देख लेते हैं बिंदु कितने दिए हैं। बिंदु दिए हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4। ये 3 बिंदु दिए हैं दोस्तों। और क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है इसने। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों 35 वर्ग इकाई। तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस में लिखते हैं इसको। 35 वर्ग इकाई है, आपको हम बता चुके हैं क्यों लिखते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई 2 भुजाएं होती हैं और उसी से मिलकर के क्षेत्रफल बनता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी हल करेंगे। ये भी आसान है, k की वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, बाकी और कुछ नहीं है। और आपको हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं k की वैल्यू। इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और 1 1 1, इतना ही है। चलिए इसके बाद लगा दो मान। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान दिया है ±35 वर्ग इकाई, ±35 वर्ग इकाई। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 की ये 2 और -6, x2 y2 की 5 और 4, x3 y3 की k और 4, इधर 1 1।
कुछ नहीं करते हैं, 2 का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, ये भाग वाला गुणा में 35 दूनी 70 हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है, 1 का इधर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रसार कर देंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे +2, ठीक है, उसके बाद इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों आप, 4 एकन 4, 4 एकन 4 यानी 4 - 4 लिख लो इसको, 4 - 4। प्लस के बाद नंबर आता है माइनस का, लेकिन ये -6 है तो ये बन जाएंगे प्लस के 6। बंद करो तो 6 के अगल बगल के सभी, नीचे ऊपर दोनों। तो देखो दोस्तों 5 एकन 5, 5 एकन 5 और के एकन के यानी 5 - के। चलिए 5 - के। अब इसके बाद प्लस माइनस प्लस यानी प्लस का 1 लिखेंगे यहाँ। चलिए 1 के अगल बगल के बंद कर दो, नीचे का और ये बगल का। देखिए 5 चौके 20 माइनस के का 4 में 4 के, तो 20 - 4 के, 20 - 4 के, इतना आ गया। हल कर देते हैं इसको। चलिए इधर थोड़ा सा ये +-70 चल रहा है, चलने दीजिए। देखिए 4 में से 4 गया 0, 4 में 4 गया 0 और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया। चलिए इसको रहने दीजिए। अब 6 का 5 में करेंगे तो 6 5 30 और -6 के, तो 30 - 6 के, ठीक है। इधर देखिए अब 1 का गुणा करेंगे 20 - 4 के में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा रहेगा, तो +20 - 4 के, ठीक है। आगे और हल करेंगे तो +-70, देखिए +-70 हो गया, ये 30 हैं और ये 20 हैं, तो ये मिलकर के बन गए 50, -6 के और -4 के मिलकर बन गए -10 के, ठीक है। इतना होने के बाद और देखेंगे, अब लेंगे हम प्लस माइनस, क्या लेंगे, सॉरी दोस्तों चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिख दीजिए 70 प्लस का बराबर कितना है 50 - 10 के, ठीक है। 50 70 के बगल में लाएंगे तो 70 माइनस का 50 हो जाएगा बराबर 10 के है माइनस का, ठीक है। 50 70 में से 50 गए तो कितना बचा, 20 बचा दोस्तों, बराबर -10 के, ठीक है। -10 से कट जाएंगे ये 2 बार और माइनस इधर आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा -2, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आई, -2 आ गई। अब दोस्तों माइनस चिन्ह ले लेंगे, जो एक हमारी के की वैल्यू है वो कितनी आई, -2। अब माइनस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या होगा दोस्तों, अब माइनस के 70 बराबर 50 - 10 के, 50 को इधर लाएंगे तो -50 हो जाएगा, 70 ये है माइनस के, ये -50 बराबर -10 के। देखो दोस्तों 70 और 50 माइनस के कितने हो गए, 120 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस वाले जुड़ते हैं तो माइनस के रहते हैं, प्लस वाले जुड़ते हैं तो प्लस के रहते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से ये कट जाएगा 12 बार, कितनी बार, 12 बार। तो जो के की वैल्यू आई दोस्तों वो कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमारा जो के का मान है वो आ गया -2,12, ठीक है। तो जो के की वैल्यू है -2,12 यानी 2 वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इसमें जो विकल्पीय था, आप अपने गणित को खोल करके सामने रखिए और उस गणित में जो है सवाल नंबर 5 ये जो दिया गया है, जो हमने आपको हल करके बताया है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 हमें जो है विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से एक विकल्प सही है और उसको हमें चुन करके लिखना है। तो इसका जो विकल्प है वो दोस्तों डी विकल्प इसका सही है, आप टिक कर सकते हैं और चाहो तो हमने आपको ये है हल करा दिया है, आप इसको भी जो है हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों की भी हेल्प करें, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि अगर हम ऐसे वीडियोज़ अगर और अपलोड करते हैं अपने चैनल पर तो उसका जो है आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.